कंटिन्यू करें, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर आवाज आ रही है? जी सर। चलिए आज की हमारी क्लास है। चलिए तो आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली 5th to 10th मार्च को कवर करेगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरू करें जी। तो सबसे पहला है केल्लाडी म्यूजियम या केल्लादी म्यूजियम, जो भी इसका आप नाम रखना चाहें। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है केल्लाडी म्यूजियम। समझ में आ गया? ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। अब आप बोलेंगे सर वाई दिस म्यूजियम इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। सर जी इसके बहुत सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं कि केल्लाडी म्यूजियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए केल्लाडी म्यूजियम इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले इसका एक्सकेवेशन हुआ है। तो ये जो पूरा एक्सकेवेटेड साइट है उसको एक म्यूजियम के तौर पे रख दिया गया है। ठीक है, तो द म्यूजियम जो है वो बेसिकली 2 एकड़ में बनाया गया है। ये केल्लाडी एट द कॉस्ट ऑफ 18.543 करोड़ का ये म्यूजियम है। ये 12 किलोमीटर साउथ ईस्टर्न ऑफ मदुरई सिटी के पास है ये। अब मदुरई आपको पता है कि बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है व्हेन इट कम्स टू संगमेरा। संगमेरा की बात अगर करो तो मदुरई में आपको संगम हुआ था। वहाँ पर कई सारे विद्वान एक समय में एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ था कि प्राचीन भारत में बेसिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कई सारे सेजेस मिलकर एक संगम, एक कॉन्फ्रेंस टाइप का हुआ था। 3 संगम हो चुका है। मदुरई में ये हुआ था। ये उस समय के का पांड्या किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, इस म्यूजियम के 6 ब्लॉक्स हैं और ये चेट्टिनाड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनाया गया है। मैं अभी दिखाऊंगा चेट्टिनाड आर्किटेक्चर क्या है। इसके बाद ये म्यूजियम जो है इसमें 15,000 यूनिक आर्टिफैक्ट हैं। 4th and 8th फेजेज ऑफ एक्सकेवेशन सिंस 2018, यानी कि 2018 से कई बार इसमें एक्सकेवेशन किया गया है और इस पूरे एरिया को बेसिकली म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 लैंग्वेजेस में डिस्प्ले किया गया है और ब्रेल जो स्क्रिप्ट होता है जिसमें आप जो ब्लाइंड होते हैं वो पढ़ पाते हैं, उसमें भी कैटलॉग डाला गया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें मल्टीमीडिया कंटेंट है, QR कोड में दिखाया गया। आपसे पूछ सकता है कि भाई केल्लाडी म्यूजियम जो है वो किस स्टेट में है, क्यों फेमस हुआ है। समझ में आ रहा है? केल्लाडी एक हैमलेट हुआ करता था। हैमलेट जो है गाँव का छोटा सा भाग होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली मेजर हैबिटेशन आपका साइट है जो अदर आर्कियोलॉजिकल साइट से बिल्कुल डिफरेंट है। केल्लाडी एक्सकेवेशन जो है 2015 से शुरू हुआ और ये बेसिकली रीगल लाइफ लिव्ड बाय एंशिएंट तमिल्स। संगम एज में जो तमिल रहते थे उसके बारे में थोड़ा बहुत दिखाता है। उस समय जो एक्सकेवेशन किया गया तो तमिल जो संगमेरा है उसके बारे में, जो उसका लाइफ स्टाइल है उसके बारे में ये बताता है, ये केल्लाडी का जो प्लेस है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई केल्लाडी म्यूजियम किस स्टेट में है, ये किस एरा से बिलोंग करता है, तो आप बता सकते हो कि एक्सकेवेशन हुआ है और ये बेसिकली तमिल में संगम एरा से बिलोंग करता है और ये तमिलनाडु में है। ऐसे करके कोई भी सवाल बन सकता है, 1 और 2 करेक्ट। मैं जब BT आपका करूँगा तो BT में मैं आपको इस पर क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और BT का लिंक मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एट द सेम टाइम ये जो 100 डेज कोर्स है इसी के अंदर ये BT भी आता है। इसमें हम लोग एक्चुअली क्विज कराते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव दिखता है। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये आप क्यों करवा रहे हो? क्योंकि इसे द हिंदू ने कवर किया था। तमिलनाडु CM स्टालिन ओपन्स केल्लाडी म्यूजियम, और द हिंदू ने इसे 2 बार कवर किया, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है। आप मैं जब इसका PDF शेयर कर दूंगा आपको ऐप पे ही, प्रोफाउंड IAS के ऐप पर, तो आपको वहाँ पर जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे जो आपका जो ये आर्टिकल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला क्या है, देखिए किलेडी म्यूजियम है, ये देख लो कायदे से, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए कैसा है ये चीज़ है, इसी स्टाइल के बारे में बात की गई थी। अच्छा, दूसरा क्या है, एक त्यौहार है जिसे कहते हैं योशांग फेस्टिवल। योशांग फेस्टिवल जो है ना मणिपुर में मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ होली मनाई जाती है ना, वैसे ही मणिपुर में जो होली का फेस्टिवल जैसा ही मनाया जाता है। ये बेसिकली मणिपुर का फेस्टिवल है, जो वहाँ के मैती कम्युनिटी जो है, जो कि प्राइमरली बेसिकली हिंदू हैं ये लोग, वो लोग ये योशांग फेस्टिवल मणिपुर में मनाते हैं, एक तरह का होली है वहाँ का, समझ में आ गया। अब आपको पता है कि मणिपुर में इशू हुआ था मैतीज़ और कुकीज़ नागाज़ के साथ हुआ था, एक बहुत बड़ा हिल पीपल और वैली पीपल के बीच में जो है टसल चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उस पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम में। तो योशांग फेस्टिवल जो है ये 5 डे लॉन्ग योशांग फेस्टिवल मणिपुर वर्जन ऑफ होली ये इस साल मनाया गया है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है फुल मून को लेम्टा मंथ में, ठीक है। लेम्टा मंथ मतलब फरवरी मार्च में मनाया जाता है, मैती लूनर कैलेंडर माना जाता है। ये सेलिब्रेटेड बाय दी मैती पीपल। मैती पीपल कहाँ पर हैं, ये बेसिकली वैली पीपल हैं जो कि मणिपुर में रहते हैं, समझ में आ रहा है। ये जो वैली है ये बेसिकली 10% का एरिया कवर करता है मणिपुर में, 90% आपका हिली है, तो उसमें ये मैती पीपल रहते हैं जो कि करीब करीब 50-60% इनका पॉपुलेशन है टोटल वहाँ पर, हु आर प्रीडोमिनेंटली हिंदू, ये हिंदू हैं। ये बेसिकली इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द सेम टाइम एज होली, ठीक है, एंड नोन एज मणिपुर वर्जन ऑफ होली। आपको पता है कि फरवरी मार्च महीने में ही होली मनाया जाता है और ये मणिपुर वर्जन ऑफ होली है। फेस्टिवल जो है ये बेसिकली रेजुविनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड कॉमोमरेट्स दी बर्थडे ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपसे बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट योशांग फेस्टिवल, और डाल देंगे क्या, इट इज सेलिब्रेटेड एट द कॉमोमरेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ चैतन्य महाप्रभु, आप गलत कह दोगे। तो ये मनाया जाता है इसी वजह से। चैतन्य महाप्रभु का नॉर्थ ईस्ट में बहुत, बंगाल वगाल के एरिया में बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है, और इस्कॉन के तो मान लो ये बहुत सर्वा माने जाते हैं ये। अच्छा, ऑन द फर्स्ट डे योशांग अ स्मॉल थैचेड हट या स्ट्रॉ हट, योशांग जो होता है एक छोटा सा झोपड़ी होता है, उसको योशांग बोला जाता है। इस कंस्ट्रक्टेड विद अ बैम्बू एंड स्ट्रॉ, इसको बनाया जाता है और फिर इसमें क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु का स्टैचू इमेज रख दिया जाता है इस झोपड़ी के अंदर और वहाँ पे पूजा की जाती है। जस्ट आफ्टर द सनसेट द फेस्टिवल बिगिंस। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि सुबह से होली चालू कर देते हैं, ये लोग क्या करते हैं शाम में सनसेट के बाद जो है वो होली शुरू करते हैं। योशांग ये माई थाबा कहते हैं इसको, समझ में आ रहा, बर्निंग ऑफ द स्ट्रॉ हट। जैसे हमारे यहाँ होलिका दहन होता है वैसे ये लोग झोपड़ी में ही आग वाग लगाकर फिर अपना जो भी त्यौहार मनाना शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन विजिट नेबरहुड टू आस्क फॉर द मॉनेटरी डोनेशंस कॉल्ड नकथेंग। आसपास के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली पैसा कलेक्ट करते हैं, नकथेंग कहलाता है। अच्छा, इसके समय में थबल चोंगबा करके एक डांस होता है, वो करते हैं ये लोग। थबल चोंगबा क्या होता है, लड़का लड़की क्या करेंगे, हाथ पकड़ लेंगे एक ग्रुप में और फिर वो सर्कल करके जो है डांस करेंगे वो लोग, समझ में आ रहा है। इट्स टिपिकल ट्राइबल डांस जो कि किया जाता है, समझ में आया। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। योशांग फेस्टिवल बिगिंस इन मणिपुर, और ये नॉर्थ ईस्ट नाउ मणिपुर बिगेस्ट फेस्टिवल योशांग, तो नॉर्थ ईस्ट नाउ ने भी इसको कवर किया था। तो मुझे लगा कि ये इशू आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं थबल चोंगमा क्या होता है, तो इसमें बेसिकली इसका मतलब है फुल मून डांस। इसमें क्या होता है कि लड़के और लड़कियां हाथ पकड़ के एक गैदर होते हैं एक जगह पर और फिर वहाँ पर आपस में डांस करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, जिन लोगों को स्पेस वगैरह में इंटरेस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर। नासा के इंजीनियर्स ने बेसिकली एक एक्सप्लोरर भेजा है, इसकी एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है जिसको इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो जैसे ये है, ये आपका सोलर सिस्टम है, ये आपका सोलर सिस्टम है और ये जो है आपका, ये सोलर सिस्टम का ये आउटर बाउंड्री है, ठीक है। आप जैसे ही इसके बाहर जाएंगे ना तो आप बेसिकली इंटरस्टेलर रेडिएशन पे एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये जो आईबेक्स है, इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर, ये बेसिकली इसी एरिया के बारे में स्टडी कर रहा है, ये बाउंड्री की स्टडी कर रहा है जहां पर आप जो है हीलियोस्पोस से
बाहर निकल जाते हैं, यानी कि सन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं। तो इस जगह पर आपको इंटरस्टेलर जो है या इंटरस्टेलर रेडिएशन जो है उससे और सोलर रेडिएशन दोनों का मीटिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नासा ने इसी को यहीं पर स्पेसक्राफ्ट भेजा है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर था, एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि भेजा गया इंटरस्टेलर के बाउंड्री पर। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ दिन तक ये बेसिकली कंटीजेंसी में चला गया था, लेकिन 3 वीक्स तक, उसके बाद ये वापस जो है ये रिजुविनेट हुआ है और वापस से सिग्नल भेजना शुरू किया है। तो नासा का जो इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर है, जिसे आप आईबेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये अक्टूबर में लॉन्च किया गया 2008 में, टू स्टडी द आउटर एज ऑफ द हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर किसे कहते हैं? वो जो अर्थ का, वो जो सन का जो इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके वो हेलियोस्फीयर कहलाता है। अब वहाँ पर चूंकि सन का इन्फ्लुएंस, इसीलिए बाहर के कोई भी जैसे सोलर रेडिएशन वगैरह होता है या दूसरे स्टार के जो रेडिएशन है, तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर सन का इन्फ्लुएंस है। तो जो स्पेसक्राफ्ट ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो उस बाउंड्री को मैप कर सके, वहाँ के विंड सिस्टम को जान सके और इंटरेक्ट करे वहाँ सन जहाँ पे इंटरेक्ट करता है अदर स्टार्स से, यानी वो बाउंड्री है जहाँ पर अदर स्टार्स और सन का दोनों का इन्फ्लुएंस इंटरेक्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा। द सोलर सिस्टम्स बाउंड्री है इज स्टडीड बाय द ऑब्जर्विंग इनर्जेटिक न्यूट्रॉन एटम्स और ENAs। ENA क्या होता है? हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होता है वेरी एज ऑफ आर सोलर सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये सोलर सिस्टम है, मान लीजिए कि ये सोलर सिस्टम है जहाँ पर सन का अपना इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर सोलर रेडिएशन पहुँच रहा है और यहाँ पर दूसरे स्टार का रेडिएशन पहुँच रहा है। इनके इंटरेक्शन से हायर इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होगा? हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं। इसी को हम लोग बेसिकली इनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स के नाम से भी जानते हैं। मेजर डिस्कवरी हुई है, द स्पेसक्राफ्ट फुल्ली मैप्ड द हेलियोस्फीयर विद इन द ईयर आफ्टर द लॉन्च। समझ में आ रहा है? इसके बारे में जैसे ही लॉन्च किया गया उससे 1 साल के अंदर ही इन्होंने बाउंड्री के बारे में स्टडी करके हमें बताना शुरू किया। अच्छा, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आप मुझे कमेंट करके बताना कि वाई स्टडिंग द बाउंड्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, क्यों ये जो बाउंड्री हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमें जानना बहुत जरूरी होगा। तो आप मुझे बताइएगा। एक्चुअली इससे हमें क्या होगा कि हम सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ सकते हैं, स्टार के रेडिएशन के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी कुछ हमें आइडिया लग सकता है इससे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आईबेक्स है, इसमें एक आईबेक्स रिबन नाम का एक डिस्कवरी किया है। एक डेंस रीजन ऑफ पार्टिकल है, इसे आईबेक्स रिबन कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये एक तरह का फेमस डेंस रीजन है पार्टिकल्स का, जिसके बारे में आईबेक्स ने पता करा है, जिसको आईबीएस रिबन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। हेलियोस्फीयर क्या होता है? ये वो रीजन है जहाँ पर सन का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे सोलर रेडिएशन पहुँच रहा है। देख रहे हो, सन सेंड्स आउट द कांस्टेंट फ्लो ऑफ सोलर मटेरियल कॉल्ड सोलर रेडिएशन विंड्स which creates bubble around the planet called the heliosphere। ये जो बबल अराउंड द प्लैनेट क्रिएट किया है ना, इसको ही हेलियोस्फीयर कहते हैं। एंड ऑफ हेलियोस्फीयर को हेलियोस्पॉस कहते हैं, जैसे ट्रोपोपॉज होता है, ट्रोपोस्फीयर का एंड। तो वैसे ही जहाँ पे हेलियोस्फीयर खत्म होता है उसे हेलियोस्पॉस भी बोलते हैं। ये एक तरह का शील्ड की तरह काम करता है, जिससे हम दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से बच सकते हैं। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया था, स्पेस नासा आईबेक्स स्पेक्ट्रोक्राफ्ट के में भी कवर किया था, नासा ने भी इसे कवर किया है। इसको आप ऐसे क्लिक करिएगा ना तो आप अपने आप उस आर्टिकल पे चले जाइएगा। ठीक है, और मैंने इसका जो है बेसिकली PDF भी अपडेट कर दिया है मैंने गूगल ड्राइव पर, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हो। ठीक, अगेन देखिए, आपको पता है कि जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो गए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था और तकरीबन 50 साल हो गए। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलिफेंट को भी प्रोजेक्ट टाइगर में लाने की बात हुई है। तो 50 साल हो गए, तो फिर इंडिया की तरफ से इंडिया, पता है कि इंडिया जो है वो बेसिकली 75% तो टोटल टाइगर पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड है। दुनिया में अगर 100 टाइगर है तो 75 इंडिया में है। 75% टाइगर जो है इंडिया में ही है। इंडिया में करीब कोई 3500 से भी ज़्यादा टाइगर्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के पास है। तो जब 50 साल हो गए तो इसको लेकर एक इंटरनेशनल अलायंस शुरू किया, जिसे नाम रखा गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके अंदर केवल टाइगर नहीं है, टाइगर फैमिली की जो है सारे कैट फैमिली के 7 मेंबर को इसके अंदर रखा गया है।
ये 7 मेंबर कौन कौन से हैं? ये है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर एंड चीता। इन 7 के लिए ये रखा गया है कि भाई इनके प्रोटेक्शन, इनके कंजर्वेशन के लिए ये एक अलायंस बनाया गया है। इसमें 97 रेंज कंट्रीज, ये सारी कंट्री जो हैं, जो कि जिनके पास ये 7 में से कोई भी कैट फैमिली के मेंबर हो वो इसके मेंबर बन सकते हैं। 97 रेंज कंट्रीज कहे जा रहे हैं जो इसके मेंबर बनने की बात कर रहे हैं। इनका काम क्या है? इनका मेन फोकस है रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ दी 7 बिग कैट्स। समझ रहे हो? 7 जो बिग कैट्स जिनके नाम लिए गए, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, पूमा हो, जैगुआर हो, चीता हो, टाइगर हो, लायन हो, इनके प्रोटेक्शन, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए स्टेप उठाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स पूलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अवेयरनेस जनरेशन, बिग कैट कंजर्वेशन। समझ में आ रहा है? ये सारी बातें ये कर रहे हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके कंजर्वेशन की बात करेंगे, उनके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे। इनमें बोला गया कि भाई $100 मिलियन दिया जाएगा ताकि जो कंट्री के पास उतना एडिक्वेट रिसोर्स नहीं है जो इन कंजर्वेशन कर सकें, तो उनको इससे आप पैसा दे सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा। बिग कैट्स इन इंडिया अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है और चीता भी है इन वाइल्ड। चीता तो खैर हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन अब हम लोगों ने ट्रांसलोकेट करा है फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, राइट? ये बात ध्यान रखिएगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर 2 टॉप प्रेडिटर्स यानी कि लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं, और दोनों ईस्ट और वेस्टर्न साइड में है। यानी कि गुजरात में आपको लायन मिलेगा तो बंगाल में आपको टाइगर मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में और न्यूज़ 9 में इसको कवर किया गया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है? एक और बहुत बड़ी बात, जो फ्लोराइड रेमिडिएशन की बात हो रही है। फ्लोराइड रेमिडिएशन क्या होता है? देखो, जो आपका जो फ्लोराइड रेमिडिएशन होता है, एक्चुअली क्या होता है कि एक बार 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोल्यूटेंट्स इन ग्राउंड वाटर। उसमें फ्लोराइड था, ज़्यादातर लोगों ने उसे गलत कर दिया था। फ्लोराइड जो होता है आपके ग्राउंड वाटर में एज अ पोल्यूटेंट की तरह इस्तेमाल होता है। अगर आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपके दांत में ना ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। इससे आपका जो दांत का जो एनामेल लेयर है ना, जो सबसे हार्डेस्ट लेयर माना जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो ऐसा पता चला है क्या कि एक न्यू स्टडी की गई कि अगर राइस हस्क यानी कि जो भूसा होता है ना, जो आपका जो चावल के लिए जो भूसा, राइस हस्क किसको कहते हैं? भूसे को कहते हैं। अगर आप उसका बायोचार बनाएं, बायोचार क्या होता है कि आपने काफ़ी दिन तक छोड़ दिया तो वो फिर धीमे धीमे वो भूसा बायोचार में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ये बायोचार वाटर में डाल दें तो उससे क्या होगा कि वो फ्लोराइड कंटेंट उससे एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका जो पानी होता है वो प्योर हो जाता है, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि फ्लोराइड का रिमीडिएट करने के लिए, उसे हटाने के लिए आप राइस हस्क बायोचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोराइड से होने वाली बीमारी को हम लोग फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। इससे होता क्या है कि एक्सेसिव फ्लोराइड इनटेक अगर आपने कर दिया तो इससे आपको फ्लोरोसिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा कि आपको किडनी डैमेज हो जाएगा, किडनी की डिजीज़ हो सकता है, एर्थराइटिस हो सकता है ना? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेंटल फ्लोरोसिस से होने से क्या होता है, दांत में वीकनिंग एनामिल लेयर हो जाता है और धीमे धीमे ब्राउन कलर और येलो कलर का लेयर चढ़ जाता है दांत के ऊपर। तो आपको अगर बचना है तो आप बायोचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्टली बायोडिग्रेडेबल सोल्यूशन है इस चीज़ का, ठीक है? तो अभी स्टडी किया गया और भाई साहब देखिए, इसे ना ही हिंदू में कवर किया, ना किसी भी आर्टिकल ने कवर नहीं किया, इसको डाउन टू अर्थ ने कवर किया है। ये कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप सोचिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना? तो अभी इसे डाउन टू अर्थ ने किया। इसे आप मेंस में लिख देंगे सर जी, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा इसके लिए। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है होली कलर्स। अब आप बोलेंगे सर आपको होली से क्या प्रॉब्लम है सर, आज आपने होली पे 2 न्यूज़ कर दिया। देखिए सर, होली में क्या हो रहा है ना कि बेसिकली इस बार कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक होली, इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल कवर किया कि आप ऑर्गेनिक होली करिए। ऑर्गेनिक होली मतलब ऐसा है जैसे पहले के टाइम में हुआ करता था कि जैसे फ्लावर्स के कलर्स, है ना, आप क्रॉप के कलर, फ्रूट के कलर का इस्तेमाल करिए। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक होली करने की जरूरत करिए। क्यों कहा उन्होंने आपको ऑर्गेनिक होली करने के लिए? उन्होंने कहा ना सर जी कि अगर आप सिंथेटिक कलर्स की होली इस्तेमाल करते हो तो वो आपके स्किन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है? तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि सिंथेटिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, सारी बातें जानते हैं। तो बोला है क्या
कि ट्रेडिशनली नेचुरल गुलाल और कलर इज मेड फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर पिटल्स, वेजिटेबल डाइज और स्टार्च और लीव्स से इस्तेमाल करते थे। पहले ये इस्तेमाल होता था, लेकिन धीमे धीमे जब ये बहुत भारी मात्रा में डिमांड बढ़ गया इस चीज़ का, तो फिर धीमे धीमे कहा कि भाई नेचुरली तो इतना ग्रो नहीं कर सकते, तो फिर सिंथेटिक कलर्स की तरफ हम लोग चले गए। अब तो ये हो गया कि हमारी होली मनाने के लिए हम चाइना से कलर इंपोर्ट करते हैं। नेचुरल होली गुलाल्स आर मेड विद दी टर्मरिक और हीना, देख रहे हो, मैरी गोल्ड फ्लावर, ये सब का इस्तेमाल, रोज़ का इस्तेमाल करते थे। तो ये इंग्रेडिएंट लाइक ग्राम फ्लावर या राइस फ्लावर, मतलब आटा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, तो पहले ये जो गुलाल और अबीर वगैरह आता था, पहले नेचुरल इस्तेमाल करते थे, उसमें एक बेस होता था, एक कलर एलिमेंट होता था। ठीक है, लेकिन अब धीमे धीमे हम लोग सिंथेटिक कलर्स की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से उसका इल इफेक्ट है। इल इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली क्या होता है कि वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। एट द सेम टाइम हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्स पे चले जाते हैं, तो उसके लिए, लंग्स के लिए ठीक नहीं है, आंखों के लिए वो ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम वो पीएम कंटेंट भी हम एटमॉस्फेयर में डालता है। तो बोला है कि भैया ऐसा है, गो फॉर दी ऑर्गेनिक होली, जैसे पहले मनाते थे वैसे मनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिंथेटिक कलर इस्तेमाल करो। तो आज के टाइम में जो सिंथेटिक कलर इस्तेमाल किया था उसमें क्या करते हैं, ब्लैक कलर क्या करते हैं, लेड ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन कलर के लिए कॉपर सल्फेट एंड मेलाचाइड ग्रीन इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर के लिए एल्युमिनियम ब्रोमाइड इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू कलर के लिए प्रूसियन ब्लू इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर के लिए मरकरी सल्फाइड, अब देख रहे हैं मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हो आप, लेड का इस्तेमाल, दीज आर टॉक्सिक एलिमेंट सर, समझ में आ रहा है, ये पॉइजनस है आपके लिए, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, हैं आप सर जी ऑर्गेनिक होली पे जाइए, है ना। काजू फ्रूट्स, अच्छा कर्नाटका में लोग काजू फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं क्या, गीता मंजुनाथ। चलो इसके अलावा क्या है, एक न्यूज़ आया है आपका जिसको द हिंदू ने भी कवर किया, और द हिंदू ने 2 बार कवर किया। एक्चुअली स्क्रब टाइफस ये एक डिजीज़ है। इंडियन साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि किस तरीके से हम लोग स्क्रब टाइफस का मतलब कि जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीवियर स्क्रब टाइफस के लिए एक ट्रीटमेंट करने का एक तरीका बताया गया है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्क्रब टाइफस है क्या। स्क्रब टाइफस एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है दैट किल्स थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी ईयर, हर साल हजारों लोगों को मारता है। स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। आपसे पूछ सकता है कि ये बोलेंगे वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा से होता है, या फिर आपसे बोल देंगे कि पैरासाइट से होता है ना, तो आप बोले बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है ओरेंटिया सूटोगेमस। इसका जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली स्क्रब टाइफस का ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस बाय बाइट फ्रॉम द टिनी इन्फेक्टेड माइट्स। माइट जानते हो, दीमक कहते हैं, उससे इन्फेक्शस, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उससे आपको हो जाएगा। इट इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन इंडिया एंड साउथ एशिया इन जनरल में ये मेजर पब्लिक थ्रेट है। ये स्क्रब टाइफस किल्स एस्टिमेटेड 10% ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पीपल। अगर जितने भी लोग इन्फेक्ट हों 10% लोगों को तो जरूर ये इन्फेक्ट कर देगा, समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए। मतलब 1 मिलियन पीपल में 10% लोगों को ये इन्फेक्ट करता है हर साल। फीवर एसोसिएटेड है, हेडेक है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इसके बाद आपका कन्फ्यूजन होने लगेगा, डिसओरिएंटेशन होने लगेगा। ट्रीटमेंट इसका 2 तरीके से होता है, या तो आप मोनोथेरेपी इस्तेमाल करिए, जैसे कि आपको डॉक्सीसाइक्लिन करके होता है और एजिथ्रोमाइसिन करके, इन दोनों में या तो इसका इस्तेमाल करिए या इसका इस्तेमाल करिए। अभी इंडियन साइंटिस्ट ने ये बताया है कि आप मोनोथेरेपी इस्तेमाल मत करिए, आप दोनों का कंबाइंड थेरेपी इस्तेमाल करिए। अगर आप दोनों का कंबाइंड थेरेपी इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रब टाइफस जो कि बैक्टीरिया से होता है उसकी ट्रीटमेंट आपको आसानी होगी, आप बस ट्रीटमेंट आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपके सामने कही गई है स्क्रब टाइफस को लेकर। एक है डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप जब भी FB इस्तेमाल करते हैं यानी फेसबुक, या आप ट्विटर इस्तेमाल कीजिए, जिसे आज के डेट में X कहा जाता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि मान लीजिए कि जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी यूज़र्स हैं इसके, वो अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है एक सेंट्रलाइज सर्वर के पास जाता है। समझ रहे हो बात को? जैसे हमने मान लीजिए किसी को भी मैसेज किया या कोई ट्वीट किया या कुछ भी किया, तो वो एक सेंट्रलाइज सर्वर के पास जाता है ना, सेंट्रलाइज सर्वर की तरफ जाता है और फिर सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होता है। अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि
अगर हमको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कहा कि भाई इस टाइप के मैसेजेस को आपको स्प्रेड नहीं करना है, तो ये जो इंटरमीडियरी होते हैं फेसबुक या ट्विटर वगैरह, ये आपके इन्फॉर्मेशन को कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इनफैक्ट आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को देख भी सकते हैं। तो प्रिवेसी कंसर्न हो जाते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका कर्व हो जाता है। तो इसको देखते हुए इन्होंने एक ना डिसेंट्रलाइज सर्वर्स का सिस्टम कहा है। इन्होंने कहा है कि कोई सेंट्रलाइज सर्वर होना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया में। एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो डिसेंट्रलाइज सर्वर में रहे, किसी एक आदमी के हाथ में ना रहे। इससे ये होगा कि आप सोशल मीडिया में कोई मैसेज डालेंगे तो प्राइवेट भी रहेगा, और वो बेसिकली जो है आप नॉर्मली कोई उसकी इंफॉर्मेशन को थ्रॉटल भी नहीं कर सकता, कोई उसे कर्ब भी नहीं कर सकता। तो इसकी बात की जा रही है। तो अभी हुआ क्या है कि ट्विटर के फॉर्मर सीईओ ने एक को-फाउंडर और फॉर्मर सीईओ जो थे, जिनका नाम है जैक डॉर्सी, ठीक है, जैक डॉर्सी ने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम है ब्लू स्काई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू स्काई लॉन्च किया है, ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज ट्विटर स्पिन ऑफ है। ये इसके अंदर क्या होगा कि कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। अब ब्लॉकचेन से आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को किसी एक सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज सर्वर में डालकर फिर आप जो है आप इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। इससे प्राइवेसी भी सही रहेगी और कोई इशू भी नहीं होगा। ट्रेडिशनल वेब टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या होता है, सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो कि सिंगल कंपनी उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क क्या होगा, उससे जो यूजर डेटा होगा और कंटेंट जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रलाइज सर्वर या इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंपनी होगा, वो एक पब्लिक डोमेन में होगा वो चीज़। तो इससे क्या होता है कि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगा और प्राइवेसी इंश्योर रहेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, इससे सेंसरशिप लाने के कारण आप इनका इंफॉर्मेशन, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, सेंसरशिप आने की वजह से आपका इंफॉर्मेशन रोक दिया जाता है, डेटा एक्सप्लॉइटेशन होता है, नॉन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो बड़ी दिक्कतें हैं सर, वह सारे के सारे सेंसरशिप वन साइडेड होते हैं। एडवांटेज ऑफ द डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, नॉन फंजिबल टोकन्स है, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। वैसे ही सोशल मीडिया भी अगर डिसेंट्रलाइज होगा तो नॉर्मली सरकार के कहने पर आप उस इंफॉर्मेशन को कर्ब नहीं कर सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहे, कोई आपकी बात को दबा नहीं सकता है, किसी एक आदमी के हाथ में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्राइवेसी इंश्योर रहेगा, डिजिटल आइडेंटिटी बनी रहेगी, आपका डेटा सिक्योर रहेगा और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। अब आपसे पूछ सकता है कि अदर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कौन है, केवल ब्लू स्काई ही है क्या, नहीं। जैसे एक है मैस्टोडॉन, दूसरा है माइंड्स, तीसरा है स्टिमिट। ये सब जो हैं ये अदर डिसेंट्रलाइज्ड या आप कह सके ब्लॉकचेन बेस्ड जो हैं ये सोशल मीडिया कंटेंट है। देखिए हम लोग किस जगह जा रहे हैं धीमे धीमे। इसको सबसे पहले ना बिजनेस लाइन ने कवर किया है, इसे ना ही हिंदू ने किया है ना इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। और आपको लगता है कि इसे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बना सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरह का रिवोल्यूशन है, जरूर सवाल बन सकता है, ठीक है। एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी। एक्चुअली क्या कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि लीगल टेंडर तो है नहीं, लेकिन ट्रेड आप कर सकते हो। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी आदमी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हुआ पाया जाएगा, ठीक है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है, तो उसके चक्कर में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे उसमें बोला गया कि एक्सचेंज बिटवीन द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी टू फिएट करेंसी अगर कोई करता है, या वन और मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल करेंसीज करता है, कि मान लो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से दूसरा यूरेथ्रम में कर रहा है, या ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको आप उस एम्बिट में रख सकते हैं पीएमएलए के अंदर, इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रख सकते हैं। तो इस तरीके से पीएमएलए एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे हो बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस विल हैव टू रिपोर्ट द सस्पिशियस एक्टिविटी टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो आपका क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह है इनको FIU इंडिया जो है उनको बार बार रिपोर्ट करना पड़ेगी, इस टाइप की सस्पिशियस एक्टिविटी हम देख रहे हैं जिससे इलीगल काम हो रहा है। इसे द हिंदू ने कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर किया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक न्यूज़ हुमायूं को लेकर है, ठीक है। अभी एक हुमायूं क्या था, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है एब्बा क्वॉच, सुनिएगा सर ध्यान से। एब्बा क्वॉच करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने किताब लिखा है द प्लैनेटरी किंग हुमायूं पादशाह, इन्वेंटर एंड विजनरी ऑन द मुगल थ्रोन
वॉज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली ऑन हुमायूंस बर्थ एनिवर्सरी। अब चूंकि ऐसी एक ये बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं एब्बा कॉच, उन्होंने ये किताब लिखी है हुमायूं के बारे में। तो अगेन चूँकि ये एक तरह के भारत के राजा हैं, मुग़ल एम्पायर के पार्ट थे ये, तो मुग़ल किंग हैं ये, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मुग़ल। अब इससे आपका मुग़ल के ऊपर भी सवाल बन सकता है और अब आपको हुमायूं के ऊपर भी सवाल बन सकता है। देखिए नसरुद्दीन हुमायूं का जन्म जो है, उनका जो रूल है वो 1530 से 1540 और 1555 से 56 के बीच में हुआ है। समझ में आ रहा है? सेकेंड मुग़ल बादशाह थे या सेकेंड मुग़ल किंग थे, बाबर के सक्सेसर रहे हैं और ये भी फाउंडर माने जाते हैं आप मुग़ल वंश के बाबर हैं। बाबर के साथ इन्होंने भी बड़ा मजबूत भूमिका निभाई है। अच्छा, शेरशाह सूरी से ये हार गए थे बैटल ऑफ चौसा में 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज में इनको डिपोज किया गया, वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद ये चले गए ईरान में। ईरान में जो है सफ़ाविद्स ने इनको जो है सफ़ाविद शाह जो ने इनको कहा था कि भैया आप शिया बन जाइए, और उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था आपका हमीदा बानो बेगम, उनकी शादी जो है इनसे कराई गई। समझ में आ रहा है? तो कायदे से हुमायूं के बाद जितने भी राजा हैं सब शिया हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप देखिएगा हुमायूं के बाद बहुत सारी बातें जो हैं वो शाइट ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है मुग़लों में। ठीक है, जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज को लाना, ये हुमायूं वो शियाइट है क्योंकि पर्शिया से लाया गया था। तो ईरान चले गए थे, इसीलिए आप देखिएगा पर्शिया का कल्चर बढ़ने लग जाता है, बहुत सारे पर्शियन ट्रेडिशंस जो है यहाँ पर आने लग जाते हैं। अच्छा, इनके बारे में जो बायोग्राफी है कानूने हुमायूं, ये जो है ये ख्वाजा मीर ने लिखा है, और एक और बायोग्राफी हुमायूं नामा करके है जो कि इनकी बहन ने लिखा है, गुलबदन बानो बेगम। इनकी वाइफ का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो इनके नाम पर हुमायूं टॉम बनवाए थे। पुराना किला के पास है दिल्ली में, निजामुद्दीन के पास आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? हुमायूं हैज़ इमेंस नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसीलिए ये इंडिया में जो है बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाना चाहते थे। ठीक, तो आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हुमायूं नामा जो लिखा है वो लिखा गया है बेसिकली गुलबदन बानो बेगम ने, और हुमायूं टुम्ब जो बना है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो बनाया है हमीदा बानो बेगम ने, जो इनकी वाइफ थी, विडो थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सुचिन शैन एटलस जो है एक कॉमेट है, समझ में आ रहा है? वो कहा जा रहा है कि वो 2024 सितंबर के पास अर्थ के बहुत पास से निकलेगा। ठीक, अच्छा, ये कॉमेट जो है ना, ये माना जा रहा है कि ये ब्राइटेस्ट कॉमेट है, और कंपेयर किया जा रहा है कि जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसके कंपैरिजन में इसका ब्राइटनेस है। द ब्राइटनेस ऑफ द कॉमेट इज नियरली एज ब्राइट एज सीरियस। सीरियस माना जाता है कि ये ब्राइटेस्ट स्टार है इन द नाइट स्काई। समझ में आ रहा है? द ब्राइटनेस ऑफ द कॉमेट कुड बी नियरली एज ब्राइट एज सीरियस। समझ रहे हो बात को? ये ध्यान रखिएगा। करेंटली ओनली द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप ऑन द प्लैनेट कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इट, बट इन सितंबर 2024 आप इसे अपने जो है नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। अभी के टाइम में ये जो कॉमेट है ये जुपिटर और सैटर्न के बीच में और इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, बिलियन किलोमीटर फ्रॉम इंडिया की तरफ नहीं, एक्चुअली अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, और ये बेसिकली बिलियन किलोमीटर क्लोज टू द मतलब अर्थ से बिलियन किलोमीटर दूरी पर है अभी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक है यूपीआई फॉर इनबाउंड ट्रेवलर्स। अभी तक आपको पता था कि जो यूपीआई फैसिलिटी जो है वो एनआरआईज को दिया गया था एनआरओ अकाउंट से। अब ये हो गया है कि जो फॉरेनर इंडिया में आएंगे उनको भी जो है जो ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं टूरिस्ट की तरफ, उनको भी जो है यूपीआई फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। करेंटली जो है बेसिकली जो आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोई नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर जैसे कि पाइन लैब्स है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये ट्रांसकॉप इंटरनेशनल आर इशूइंग यूपीआई लिंक्ड वॉलेट। ये लोग जो हैं बेसिकली जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको यूपीआई लिंक्ड वॉलेट दे रहे हैं। 2 लाख तक की इसकी मैक्सिमम है कि आप 2 लाख तक रुपया रख सकते हैं इसके अंदर। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ टूरिज़्म प्रमोट होगा और इससे काफ़ी फ़ायदे भी हो सकते हैं। यूपीआई फॉर एनआरआई पहले से है, अब जो है बात की जा रही है कि जो फॉरेनर आएंगे उनको भी यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको बिजनेस लाइन और इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कवर किया था, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? ठीक है सर। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। हमने करीब करीब 11 मार्च तक का करंट अफेयर कवर कर लिया। धीमे धीमे हम लोग जो हैं पूरे मार्च फिर अप्रैल ऐसे करके कवर करेंगे,
ठीक है, जिन बच्चों ने 100 डेज ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। ठीक है।